बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साहिल अदीन के क्लेम के हवाले से, जिसने बड़े बड़े लंबे लंबे क्लेम किए हुए हैं याजूज और माजूज के हवाले से, और भी लंबे लंबे क्लेम किए हुए हैं कि हजरत जुल्करनैन आसमानों की तरफ सफर किया करते थे और उन्होंने ब्लैक होल पहले ही डिस्कवर कर लिया था, और बहुत बड़ी लंबी लंबी छोड़ी हुई है। अब थोड़ा सा इन चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मसला क्या है, क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ी जा रहा है अब ये बंदा। हालांकि मैं की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि कम से कम एक बंदा तो है जो अपने थॉट्स और फिलोसफी को अप्लाई तो करने की कोशिश करता है, लेकिन गलत ही कर रहा है, लेकिन अप्लाई करने की कोशिश तो कर रहा है, सोचने की कोशिश तो कर रहा है। यहाँ पर तो सारे लकीर के फकीर बने बैठे हुए हैं, सो उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है और ना ही वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कुरान को डीपली। बस अपने ही तौर पर जो उनको बड़ों ने सिखाया बस उसी के पीछे चल रहे हैं, कुछ अपना ज़हन वगैरह भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए। अब आते हैं सबसे पहले याजूज माजूज और हजरत जुल्करनैन के हवाले से। इन सब में सबसे पहले आते हैं हजरत जुल्करनैन के ऊपर। इसके हवाले से डॉक्टर इसरार ने बहुत ज्यादा क्लियरिटी से बात कर दी है, और डॉक्टर इसरार ने जिस एंगल से बात की है उसके सोर्स जाके मिलता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, या जो उन्होंने तफसीर लिखी है कुरान की, उसमें से मिलते हैं। सो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, जो आपके इंडिया के कांग्रेस पार्टी वाले हैं, उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि जुल्करनैन कौन है और उनके बारे में जो नई डिस्कवरीज हुई थी उसके हवाले से उन्होंने बड़ा डिटेल में थारोली लिख दिया था। उसके बाद बहुत सारे मौलवी और उलमा कराम ने इस बात को वेरीफाई किया और ऑथेंटिकेट किया कि हाँ ये बात सही है कि जो हजरत जुल्करनैन है उनकी तमाम तर कॉन्क्वेस्ट और उनकी तमाम तर शख्सियत जिस शख्स से मिलती है तारीख में, उसे साइरस द ग्रेट के नाम से हम जानते हैं। साइरस द ग्रेट जिसने आर्किमेनिडीज एम्पायर, जिसे हम फारसी एम्पायर या पर्शियन एम्पायर कहते हैं, उसकी बुनियाद डाली, उससे जाकर मिलती है। और पर्शियन एम्पायर आप समझ ले, जो डारियस और ज़र्क्सीस 300 जो मूवीज देखते हैं आप लोग, उन्हीं में दिखाया गया है कि पर्शियन एम्पायर की ग्रीक से साथ कैसी जंगें चल रही थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही एंगल दिखाया है और उन्होंने अपनी तरफ से हिस्ट्री को बड़ा डिस्टॉर्ट किया हुआ है ताकि उसको अच्छी तरह से फिक्शनलाइज कर सके। लेकिन जो साइरस द ग्रेट थे उनकी सिर्फ इस तरफ ही जंगें ना थी, बल्कि उनकी जंगें इस तरफ हमारे बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट की तरफ भी थी और ऊपर कॉकसस माउंटेन की तरफ भी थी। और जो कुरान में किस्सा सूरह कहफ में आया है साइरस द ग्रेट के हवाले से या हजरत जुल्करनैन के हवाले से, वो सारी की सारी बातें साइरस द ग्रेट से मैच करती हैं। पहले हमें ये समझाया गया था कि ये जो पर्शियंस थे वो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, वो सूरज की इबादत किया करते थे और बस आग की इबादत किया करते थे और ऊपर चढ़कर बैठा करते थे, ये वगैरह वगैरह। सो वो सारी की सारी थ्योरीज अब गलत हो चुकी हैं, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च और एनालिसिस के बाद हमें यही समझ में आया कि वो सूरज वगैरह की इबादत नहीं किया करते थे या बुतों की भी नहीं किया करते थे। वो हकीकतन एक खुदा की इबादत किया करते थे जिनका कोई अक्स नहीं था। इसी वजह से लोग ये कहते थे जब वो इबादत करते थे वगैरह, तो लोग कहते थे कि ये सूरज को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक कुछ लोग सूरज की इबादत किया करते थे। हालांकि ये नहीं था। ज़ोरोएस्टर के नाम का एक शख्स था जहां से ये मोनोथियस्टिक फिलोसफी निकली है। अब ये ज़ोरोएस्टर कौन है इसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी नहीं है हमारे यहाँ। ज्यादा से ज्यादा यही बताया जाता है कि ये ईरानियन प्रॉफिट है और उन्होंने ही हजरत जुल्करनैन को मोनोथियस्टिक फिलोसफी, यानी जिसमें हम तौहीद कहते हैं, यानी एक खुदा की इबादत जिसका कोई तस्वुर नहीं है, जिसका कोई मतलब अक्स नहीं है, उस खुदा की इबादत की जाए। सो उसके बाद हजरत जुल्करनैन ने, उस वक्त ईरान दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक मदिया और एक नीचे वाला फारस था। इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी एम्पायर बने जिसे हम आर्किमेनिडीज एम्पायर कहते हैं। लेकिन इस एम्पायर को चैलेंज करने के लिए बेबीलोनियन एम्पायर भी मौजूद थी, जिसे हम बख्त नसर नेबूकदनेस्सर की एम्पायर कहते थे, बेबीलोनियन एम्पायर, जो इराक में मौजूद होती थी। फिर हजरत जुल्करनैन ने इराक की इस एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद आगे चलकर ये पहुंचे लिदिया, यानी एंतोलिया, जो आपका तुर्की वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, उसे एंतोलिया कहते हैं। उसी के ऊपर हजरत जुल्करनैन की एक अच्छी खासी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ थेम्बरा जिसे हम कहते हैं, और हजरत जुल्करनैन वहां पर फातेह हुए। उसके बाद बैटल ऑफ थेम्बरा में वहां पर हजरत जुल्करनैन ने अपनी फौजें और छावनियां बनाई और वहां के लोगों को अपने अंदर किया, अपने गवर्नर्स वगैरह नाफिज किए। हालांकि हजरत जुल्करनैन बड़े ही सब्र से, हौसले से और इंसाफ से काम लिया करते थे। यानी यूं समझ ले, जो उनकी डीलिंग हुआ करती थी अपने मुखालिफिन के साथ भी, वो भी बड़ी एहतियात के साथ हुआ करती थी। लेकिन एक बादशाह ही होता है, फिर वो वहाँ की सोसाइटी के जो जालिम लोग होते थे उनको सजा देता था, और जो मजलूम लोग होते थे उन्हें, उनके ऊपर कोई ज्यादा सख्ती नहीं किया करते थे, और यही इंसाफ का उसूल था। ये मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन इस बात पर अग्री करते हैं कि साइरस द ग्रेट भी यही किया करते थे। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट इन्वेजन था वो था पीछे की तरफ, यानी बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान, मकरान कोस्ट, यहाँ से सिंध और उसके ऊपर वाले इलाके जिसे हम आज वजीरिस्तान वगैरह कहते हैं, या अफगानिस्तान के इलाके, ये सारे के सारे इलाके वहाँ पर कब्जा किए। अब जो तीसरा इन्वेजन है जिसमें आपको याजूज और माजूज का जिक्र मिलता है, वो है कॉकसस माउंटेन की तरफ। कॉकसस माउंटेन जिसे हम पहाड़ कोहे काफ भी कहते हैं, कोहे काफ के बुतों की दास्तान है, ये बड़ी
बड़ी बड़ी गजटें पढ़ी हुई थी हमने बचपन में, कोहे काफ की परियां वगैरह वगैरह। और यहीं पर वो बात आती है कुरान में कि फिर उन्होंने आसमानों की तरफ रुख किया, मतलब वो उन पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश की। बकाया जितनी भी बैटल्स हुई थी वो तकरीबन जमीनी इलाकों में और थोड़ी बहुत ऊंची ऊंची चट्टानों वगैरह पे, तुर्की में थोड़ी बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें। लेकिन जो कॉकसस वाले माउंटेन वाले इन्वेजन थे ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे। अब यहाँ पर ही वो दीवार बनाई जो दो पहाड़ों के बीच में बनाई। अब दो पहाड़ों के बीच में जैसे डैम बनते हैं वैसे ही बनाई। ये सारी की सारी बातें डॉक्टर इसरार ने अपने लेक्चर्स में क्लियर की हुई है। ये पता नहीं कहाँ से ये बार बार ये ब्लैक होल आ जाता है और आसमानों की तरफ और एलियन स्पीशीज आ जाती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है साहिल जो साहब है वो बड़ा ही फैसिनेट करते हैं एलियंस को, स्पेस को, गैलेक्टिक वॉर को, और इसी वजह से वो सारी की सारी फिक्शनल फिलोसफी यहाँ पर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता। टू नो ऑफेंस हिज पर्सनैलिटी और हिज पर्सनल ओपिनियन, बट कोई रैशनल होना चाहिए इन चीजों के पीछे में। सारी की सारी चीजें फिक्शनल तो ना बनाया करे ना। ये तारीख की किताब है जो हजरत जुल्करनैन या मैं द साइरस द ग्रेट के बारे में बता रहा हूँ, वो सारी की सारी तारीख की किताबें हैं। ये ज़ीनोफोन ने लिखी थी जो आपका ग्रीक फिलोसोफर था और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था, उन्होंने वहां पर लिखी थी। और उन्होंने इनके दो नाम भी लिए थे, एक तो था साइरोपीडिया जो बिल्कुल सारी की सारी साइरस द ग्रेट पर लिखी थी, और दूसरा था एनाबेसिस। ये सारी की सारी किताबें लिखी हुई थी ज़ीनोफोन ने। और इन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था कि मुझे भी कॉन्करर बनना है और मुझे भी मतलब साइरस द ग्रेट की तरह पूरी दुनिया को कब्जे में लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें क्लियर करते जाएं। ग्रीक सोसाइटी में जितने भी द साइरस द ग्रेट के हवाले से बताया गया है ना, उसमें काफी ज्यादा फिक्शन मौजूद है क्योंकि वहाँ पर होता था थिएटर। इलियड ओडेसी जो भी आपने पढ़ी होगी, अगर आप में से किसी ने इलियड और ओडेसी होमर का जो किताबें हैं वो पढ़ी हो तो आपको पता लगेगा कि उसमें पोएम्स में काफी ज्यादा फिक्शनलिज्म है। रामायण और आपने महाभारत भी पढ़ी हो, थोड़ा बहुत आपको फिक्शनलिज्म वहाँ पर भी लगेगा। सो ये कहा जाता है कि यहाँ पर भी फिक्शनलिज्म है, वहाँ पर भी फिक्शनलिज्म है। भारत, रामायण और महाभारत तो हमारा टॉपिक नहीं है। इलियड और ओडेसी इसीलिए ज्यादा फिक्शनल होती गई कि उस वक्त की जो सोसाइटीज हुआ करती थी वहाँ पर हुआ करते थे थिएटर, फिर थिएटर में परफॉर्मेंस देनी होती थी, स्टोरीज लिखते थे, फिर उसमें फिक्शनलिज्म भी लिखे जाते थे। सो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको रामायण और महाभारत में भी थोड़ा बहुत फिक्शनलिज्म नजर आएगा। अब आते हैं कि फिर हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर मोनोथेइस्टिक रिलीजन था। तो ये बात हमें ऐसे पता चली क्योंकि आज की जो साइंस और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह हैं और हिस्टोरियंस हैं, उनको पहले ही बताया जाता है कि अगर आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट मिले तो व्यू इट विथ क्रिटिसिज्म, विथ क्रिटिकल थिंकिंग। हम किसी भी फिलोसोफर के फलसफे को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया करते हिस्टोरियंस के हिसाब से जब तक उसके सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर ना किए जाए, के ऊपर क्रिटिकल और थारो एनालिसिस ना की जाए, उसे बड़े ही सख्त तनकीदी नजरिए से ना देखा जाए। जब वो उन तनकीदी नजरियों के बाद गुजरने के बाद कुछ बचता है, हम उस बात पर बिलीव करते हैं, मतलब हम 99% चीजों को खगाल देते हैं। फिर ये जो भी जितने भी क्लेम्स थे साइरस द ग्रेट के हवाले से कि आग के पुजारी थे, पर्शियंस ये थे वो थे, वो सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। अब आते हैं कि ये जो उन्होंने तीसरी मुहिम की थी कॉकसस माउंटेन की तरफ, और जिसे कुरान में कहा गया है कि उन्होंने आसमानों की तरफ रुख किया, मतलब पहाड़ इतने उतने ऊंचे थे कि आसमानों की तरफ जाते थे। ठीक है, वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। साहिल आदम साहब ने तो बिल्कुल ही ब्लैक होल तक पहुंचा दिया है। अब आते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। वहां पर रह रहे थे सिथियंस, पार्थिनियंस वगैरह, ये लोग कबीले रह रहे थे। ये घोड़ा बहुत अच्छा चला लेते थे, लेकिन इनके पास एक स्किल नहीं था। इनके पास स्किल ये नहीं था, इनको मेटल की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस वक्त यही था कि कुछ ऐसे घराने भी थे जिनको छतें लगाने नहीं आती थी घरों के ऊपर से, कुछ ऐसे घराने थे जिनके वो मेटल मोल्ड करना नहीं आता था, मेटल टूल्स बनाने नहीं आते थे, कुछ हल्के मेटल से ही अपने टूल्स बना रख सकते थे, यानी मतलब लो क्वालिटी मेटल्स या कोई अपने स्टोन्स वगैरह से टूल्स या वुड से टूल बनाने। तो वहां पर हजरत जुल्करनैन ने कैविटी वॉल बनाई। कैविटी वॉल यूं कहते हैं कि जिसके आगे पत्थर होता है, बीच में गैप होता है और पीछे पत्थर होता है, और जो बीच में गैप था उसी में लोहा और तांबा वगैरह डाल दिया हजरत जुल्करनैन ने। इस तरह की वॉल बनाने से फायदा ये हुआ कि कोई इस वॉल के ऊपर से नहीं चढ़ के आ सकता था, कोई इसमें सुराख भी नहीं कर सकता था। हालांकि वो थोड़े बहुत पत्थर निकाल लेते और थोड़ा सुराख करने की कोशिश करते, लेकिन बीच में उनको मेटल मिल जाता और मेटल को वो खरोद नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास वो टूल्स वगैरह नहीं थे। सो ये बताता है कि हजरत जुल्करनैन की एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी भी कितनी हाई थी उस दौर में। अब यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी, एलियन शील्ड वगैरह टेक्नोलॉजी और कोई आसमानों की तरफ कोई दीवार वगैरह का कोई ज्यादा चक्कर नहीं। ये एक बड़ी सिंपल और लॉजिकल और कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन है, और वो दीवार तकरीबन मिली नहीं है, लेकिन उसकी पॉइंट हमें लगभग पता चल चुकी है कॉकसस दो माउंटेन के बीच में, जहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि 5 माइल लंबी दीवार थी और हाइट तकरीबन 29 फीट थी, मतलब यूं समझ ले आपकी 2 मंजिला या 3 मंजिला जगह की हाइट हो गई, और 10 फीट चौड़ी दीवार थी। सो और उसके थोड़े बहुत
पुराने आसार मिल गए हैं हमें, ये नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी दीवार मिल गई है हमें। अब ये सिथियंस और पार्थिनियंस कौन थे? ये आपके रशियंस हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कहा जाता है ना याजूज और माजूज बड़े खूनख्वार होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो आप सब ने देख लिया होगा कि चाइनीज ने कैसे इंडियन को मारा है। खूनखार तो वो है, मंगोली कम खूनखार थे, मंगोलियन भी ज्यादा ही खूनखार लोग थे, मंगोलियन भी हो सकते थे वहाँ पर, और रूसी क्या कम दहशतगर्द है या कम खतरनाक है, वो भी ज्यादा खूनखार लोग हैं। सो ये सिथियंस और पार्थिनियंस वगैरह वहीं के लोग हैं। इसीलिए जो इस्लामिक फिलोसफी में तो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि जब ईसाई और मुसलमानों के बीच में आर्मगेडन की जंग होगी और उसके बाद दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, तो तब क्या करेंगे ईसाई? ईसाई क्या खुदकुशी कर लेंगे क्या, या मर जाएंगे? नहीं, तब वो जाकर मुसलमानों के साथ अलायंस बना लेंगे और यहाँ पर होगा सिविलाइजेशनल मर्ज, मतलब इस्लामिक सिविलाइजेशन और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन एक हो जाएगी और फिर वो भी मुसलमान हो जाएंगे हमारी तरह ही। उसके बाद जब ये सारी सिविलाइजेशन मिल चुकी होंगी, तब जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे इस दुनिया में मौजूद जिन्होंने किसी भी किस्म की रिलीजियस फिलोसफी को अडॉप्ट ही नहीं किया होगा। हमें पता है कि चाइनीज कम्युनिज्म है, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस फिलोसफी नहीं है। हिंदुस्तान में भी एक अजीब किस्म की रिलीजियस फिलोसफी है, वो रिलीजन है भी नहीं है, वो भी कंफ्यूज है थोड़ा बहुत। क्योंकि मैंने जितनी भगवत गीता वगैरह और महाभारत पढ़ा है और रामायण वगैरह पढ़ी है ना, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज ही होता हूँ और कुछ मतलब पॉइंट नहीं पकड़ पाता। मतलब एक बेसिस होती है ना कि यहाँ से पकड़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, मुझे नहीं समझ में आता, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मुसलमान हूँ, और मेरे काफी ज्यादा इंडियन दोस्त हैं, वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बारे में। कोई अपने दिल पर ना ले, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। उसी के बाद यहाँ से जब ईसाई और मुसलमान एक हो चुके होंगे, तो वहां से ही कोई ना कोई मखलूक आएगी। क्योंकि आप देखेंगे ना, ये सारे का सारा पहाड़ों का बेल्ट है और वहाँ पहाड़ों से ही उतर कर चाइनीज वगैरह आएंगे जो हमला करेंगे मुसलमानों के ऊपर। यानी उसके बाद मुसलमान ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो जाएंगे मक्के और मदीना की तरफ, हिजाज की तरफ। हो सकता है क्रिश्चियंस वहाँ पर पानियों के दूर चले जाए अमेरिका की तरफ, और यहाँ पर कुछ घेरा वेरा कर ले मुसलमानों को चाइनीज की तरफ से, मक्का और मदीने का घेराव कर दिया जाए। उसके बाद यह होगा कि अल्लाह ताला इनकी गर्दन पर कुछ कीड़े पैदा करेगा। अब ये समझने की बात है कि कीड़े किस तरह के कीड़े होंगे, कोई सच में कीड़े होंगे, या ये होगा कि कोई कोविड-19 की तरह का कोई ना कोई वायरस होगा। हमने बहुत सारे वायरसेस यहाँ से फैलते हुए देखे हैं चाइनीज की तरफ से। सो इसी तरह का कुछ ना कुछ वायरस वगैरह होगा जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे शहरों में बदबू वगैरह होगी। फिर अल्लाह ताला जमीन को साफ कर देगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अच्छा खासा दौर चलेगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हर एम्पायर के साथ होती है, उसका एक उरूज होता है, उसके बाद जवाल शुरू हो जाएगा। और फिर इसी तरह से मुसलमानों की एम्पायर का एक उरूज हो चुका होगा। यूं कहे पूरी दुनिया में इंसानियत की एक एम्पायर बनी थी जो मुसलमानों की थी, वो सारी की सारी एम्पायर धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर वापस बुत परस्ती की तरफ चली जाएगी, और उसके बाद क़यामत ही क़यामत है। अब ये सारी की सारी सिंपल सक्सेंट फिलोसफी है, इसमें ब्लैक होल कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ कुछ ऐसी फिलोसफी सोचने की कोशिश की जाती है कि मतलब जैसे है ना, साइंस में अंदर है कि एक ग्रेविट्रॉन पार्टिकल ढूंढा जा रहा है जिससे ग्रेविटी को टोटली एक्सप्लेन कर दिया जाए, या एक स्ट्रिंग थ्योरी बनाई जा रही है कि बस उसी थ्योरी से तमाम तर ग्रेविटेशनल क्वांटम मैकेनिक्स और सब थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी जाए। यहाँ पर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो चाहते हैं कोई ऐसा राज निकाल कर लाए जिससे सारे के सारा कुरान एक्सप्लेन हो जाए। ऐसा नहीं होता, हमारे पास इतनी अकल नहीं है और हमारे यहाँ इतने इंटेलेक्ट वाले बंदे भी नहीं है। सो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी इंटरप्रिटेशन करके एब्जॉर्ब करना चाहिए, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए। ये था मेरा अपना ओपिनियन, आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी राय सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच।